हेलो एवरीवन, माई सेल्फ साक्षी। स्वागत है आप सभी का लर्निंग विद साक्षी में। आज हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें, वर्तमान भारतीय दशाओं के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो भारत के उभरते हुए लोकतंत्र में शिक्षा के निम्न उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। पहला है लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास, दूसरा उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की गति तीव्र करना, सामाजिक नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। तो चलिए देखते हैं लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा ने लिखा है कि लोकतंत्र में नागरिकता एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें बहुत से बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक गुण निहित हैं जिनके अपने आप विकसित होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। दूसरा है उत्पादन में वृद्धि। खाद्यान्न में उत्पादन बढ़ाने हेतु निम्न कार्यक्रमों को चलाया जाना चाहिए। पहला है उद्योग, कृषि तथा व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए। दूसरा, विश्वविद्यालय स्तर पर कृषि और संबद्ध विज्ञानों पर बल दिया जाए। तीसरा, सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति। अपनी सांस्कृतिक विरासत का फिर से मूल्यांकन करना तथा उसे समझना, इसकी पूर्ति हेतु भाषाओं, साहित्यों, धर्म तथा भारतीय इतिहास, चित्रकला, संगीत, नृत्य तथा नाट्य से परिचित कराना। चौथा है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की गति तीव्र करना। इस संबंध में शिक्षा आयोग का विचार है कि जब तक संपूर्ण भारत में शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक वह अपने आप को आधुनिक नहीं बना पाएगा तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की नई चुनौतियों का उचित रूप से सामना नहीं कर सकेगा। इसके बाद है पांचवा, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। इस संबंध में शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है, भारत के विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा एक ऐसे समाज के उदय के लिए मार्ग तैयार करना चाहिए जो संपूर्ण मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। हुमायूं कबीर के शब्दों में, भारत में शिक्षा के द्वारा लोकतंत्रीय चेतना, वैज्ञानिक खोज और दार्शनिक सहिष्णुता का निर्माण करना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न है, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताइए। भिन्न भिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने जीवन दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया है। इसके अतिरिक्त देश काल की आवश्यकताओं एवं मांगों को ध्यान में रखकर भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित होते हैं। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है शिक्षा का जीविका उपार्जन का उद्देश्य। दूसरा है शिक्षा का ज्ञानार्जन का उद्देश्य। तीसरा, शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य। चौथा, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। पांचवा, शिक्षा का चरित्र निर्माण संबंधी उद्देश्य। छठा, शिक्षा का संपूर्ण विकास संबंधी उद्देश्य। सातवां, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। आठवां, अवकाश काल का सदुपयोग। नौवां, समरूप या संतुलित विकास का उद्देश्य। 10वां, शारीरिक विकास का उद्देश्य। 11वां, परिस्थिति के अनुकूलन का उद्देश्य। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, शिक्षा के जीविकोपार्जन एवं चरित्र निर्माण संबंधी उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए। तो जीविकोपार्जन का उद्देश्य, मानव जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और मकान। यदि शिक्षा द्वारा इन तीनों मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो शिक्षा का उद्देश्य ही निरर्थक है। इसी कारण वर्तमान समय में बहुत से लोग तो इसे शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य समझने लगे हैं और इस उद्देश्य को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। अतएव शिक्षा का एकमात्र अनिवार्य उद्देश्य जीविकोपार्जन होना चाहिए। जीविकोपार्जन के उद्देश्य को कई नामों से जाना जाता है, जैसे व्यावसायिक उद्देश्य, धनोपार्जन का उद्देश्य, दाल रोटी का उद्देश्य और बाबूगिरी का उद्देश्य, ब्रेड एंड बटर एम, ब्लू जैकेट एंड वाइट कॉलर एम आदि। जीविकोपार्जन के उद्देश्य को जीवन में महत्व देते हुए डीवी ने कहा है कि यदि व्यक्ति अपनी जीविका स्वयं नहीं कमा सकता तो वह दूसरों की कमाई पर जीवित रहने वाला अर्थात परजीवी है। वह जीवन का बहुमूल्य अनुभव खो रहा है। जीविकोपार्जन जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके अभाव में मनुष्य अनेक गलतियां कर सकता है, जैसा कहा भी गया है, बुभुक्षुता किम न करोति पापम। इसके बाद है चरित्र निर्माण का उद्देश्य, कैरेक्टर डेवलपमेंट एम।
अधिकांश शिक्षा शास्त्री शिक्षा का उद्देश्य बालकों का चरित्र निर्माण करना और नैतिक विकास करना मानते हैं। प्राचीन काल में इस उद्देश्य पर अत्यधिक बल दिया जाता था। चरित्र की महत्ता बताते हुए बारतोल महोदय ने कहा है कि चरित्र वह हीरा है जो सबसे अधिक मूल्यवान है। इसे धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता भी दी गई है। चरित्र के विषय में वॉल्टेयर महोदय ने कहा है कि चरित्र के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। वर्तमान समय में भी इस उद्देश्य की आवश्यकता है। आज के इस भौतिक युग में मनुष्य को जो कष्ट एवं कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं, उसका मूल कारण मनुष्य का नैतिक एवं चारित्रिक पतन है। इस विषय में महान दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, भारत सहित सारे संसार के कष्टों का कारण यह है कि शिक्षा का संबंध नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति से हटकर केवल मस्तिष्क के विकास तक ही सीमित रह गया है। अतः शिक्षा का उद्देश्य बालकों को सुंदर एवं दृढ़ चरित्र निर्माण एवं नैतिक विकास करना हो, ताकि वे अपना और अपने समाज का भला कर सकें। इसके बाद चौथा प्रश्न है, उपसंपदा संस्कार से क्या अभिप्राय है। उपसंपदा संस्कार नव शिष्य के रूप में 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र के लिए मठ छोड़ना अनिवार्य था। पूर्ण भिक्षु की स्थिति प्राप्त करने तथा बौद्ध संघ का अस्थायी सदस्य बनने के लिए उपसंपदा संस्कार का संपादन अनिवार्य होता था। यह संस्कार कम से कम 10 भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था। 10 में 9 शिष्यों का आचार्य भी शामिल रहता था। वह अन्य भिक्षुओं को 9 शिष्य का परिचय देता था। तत्पश्चात भिक्षु 9 शिष्य के अनेक प्रकार से प्रश्न पूछते थे। उसके उत्तरों को सुनने के पश्चात वे जनतंत्रीय प्रणाली व बहुमत से यह निर्णय करते थे कि 9 शिष्य को उपसंपदा ग्रहण करने का अधिकार है या नहीं। यदि निर्णय 9 शिष्य के पक्ष में होता था तो उसे भिक्षु के रूप में संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाती थी। इस अवसर पर उसे निम्न 8 नियमों का पालन करना होता था। पहला था वृक्षों के नीचे वास करना। दूसरा, साधारण वस्त्र धारण करना। तीसरा, सात्विक भोजन का प्रयोग करना। चौथा, भोजन के लिए भिक्षा मांगना। पांचवा, औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना। छठा, चोरी और जीव हत्या मत करना। सातवां, अलौकिक शक्तियों का दावा मत करना। आठवां, स्त्री से यौन संबंध स्थापित मत करना। फिर 5वां प्रश्न है, मुस्लिम शिक्षा की किन्हीं 3 दोषों का वर्णन कीजिए। मुस्लिम शिक्षा की कमियों या दोषों को निम्न शीर्षकों द्वारा भली भांति स्पष्ट किया जा सकता है। पहला था हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा। दूसरा, छात्रों की विलासप्रियता। तीसरा, शिक्षा में स्थिरता का अभाव। तो हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा। मुस्लिम शिक्षा वस्तुतः इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए उपलब्ध थी। हिंदू मुसलमान को स्वयं से हेय तथा अपवित्र मानते थे, जिसके कारण वे मकतबों में जाकर मुस्लिम शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। हिंदू शिक्षा पद्धति पर आधारित शिक्षा ही अधिकांशतः मुस्लिम शासकों ने उपेक्षा की। इसके बाद छात्रों की विलासप्रियता। मुस्लिम काल में छात्रों का जीवन वैदिक अथवा बुद्ध काल के समान कठोर नहीं था। उन्हें अनेक प्रकार के सुख साधन उपलब्ध होते थे। उस समय के छात्र सुख भोग के आदी हो गए थे। तीसरा है शिक्षा में स्थिरता का अभाव। मुस्लिम शासकों की शिक्षा संबंधी नीति की अस्थिरता के कारण शिक्षा प्रणाली कोई व्यवस्थित तथा स्थिर रूप न ले सकी। एक शासक के समय शिक्षा प्रोत्साहित होती तो दूसरे के आते ही वह निरुत्साहित की जाती थी। इसके बाद छठा प्रश्न है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता बताइए। आज से सहस्रों वर्ष पूर्व वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश हमारे देश भारतवर्ष में दिया गया था। इसमें संसार के प्रत्येक मनुष्य के कल्याण की भावना निहित है। वसुधैव कुटुंबकम वैदिक धर्म का सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान युग की राजनीति की आवश्यकता है। 1924 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में यह संस्था असफल हुई। इस समय आज का युग एक नए दौर से गुजर रहा है। इसे राजनीतिक आपदाओं से बचाने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता है। स्वतंत्र अस्तित्व के लिए राष्ट्रों की रक्षा। स्वतंत्र अस्तित्व ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत है। यह तभी संभव है जब संसार के सभी व्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध हो, वे संसार के सभी राष्ट्रों के प्रति सद्भाव रखें।
मानव मूल्य व जाति एक है। विश्व के विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, परंतु मानव मूल्य व जाति एक इकाई है तथा सबकी आत्मा एक है। समस्त देशों के व्यक्ति आपस में प्रेम, सहानुभूति, सद्भावना की भावना रखते हैं। फिर है राष्ट्रों के पिछड़ेपन के विकास के लिए। संसार में अनेक ऐसे राष्ट्र हैं जो वर्तमान समय में भी पिछड़े हुए हैं। इन राष्ट्रों का विकास तभी हो सकता है जब विकसित राष्ट्र इनकी सहायता करें तथा इन्हें आर्थिक व नई नई तकनीकों से सहयोग प्रदान करें। फिर है मानव कल्याण। केवल राष्ट्रीयता से मानव का कल्याण नहीं हो सकता है। इसका मुख्य कारण 2 विश्व युद्धों का होना है। अतः मानव कल्याण के लिए व्यक्तियों में सद्भावना, सहानुभूति, सहयोग, परस्पर प्रेम तथा उदारता का विकास करने में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता है। फिर है विज्ञान व तकनीकी की प्रगति। विज्ञान के सहयोग से मानव ने प्रगति की है तथा विभिन्न क्षेत्रों में नई नई तकनीकों की खोज की है। इस बहुमुखी प्रगति के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न देशों की पृथकता का अंत हो गया है। इसके बाद है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। हमारे देशों में नई खोजों व प्रगति के फलस्वरूप हमारी भौतिक आवश्यकताओं में भी बहुत वृद्धि हुई है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी राष्ट्र एक दूसरे पर आश्रित हैं। यह आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की स्थिति में ही हो सकता है। 7वां है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। विश्व के प्रत्येक राष्ट्र की अपनी विशेषताएं हैं। कुछ प्रकृतिदत्त है तो कुछ मानव निर्मित। आज भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आदान प्रदान द्वारा ही आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। 7वां प्रश्न है यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत बताइए। यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। यथार्थवाद के अनुसार ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। इन ज्ञानेंद्रियों तथा वस्तुओं के संपर्क द्वारा हमें जो भी संवेदन प्राप्त होता है वही वास्तविक सत्य है। प्रसिद्ध नव यथार्थवादी दार्शनिक रसेल ने लिखा है, मेरा विचार है कि अंतिम रूप से पदार्थ की रचना अणु नहीं बल्कि संवेदनाएं करती हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे मानसिक जीवन के रचनात्मक भाव पूर्ण रूप से संवेदनाओं तथा प्रतिमाओं में निहित होते हैं। दूसरा, प्रयोग पर बल। यथार्थवादी दर्शन निरीक्षण तथा प्रयोग पर बल देता है। इस विचारधारा के अनुसार किसी अनुभव को उस समय तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक उसका पूर्ण रूपेण विश्लेषण ना हो गया हो। फिर यथार्थवादी प्रत्यक्ष जगत को सत्य मानते हैं। प्रत्यक्ष जगत सत्य है। यथार्थवादी पदार्थ जगत को सत्य एवं वास्तविक मानते हैं। अतः इस बात के अनुसार केवल प्रत्यक्ष जगत ही सत्य अथवा यथार्थ है। यथार्थवादियों का दावा है कि इस जगत से परे कोई और जगत नहीं है। अतः आदर्शवादियों की भांति वे अप्रत्यक्ष जगत से बिल्कुल विश्वास नहीं करते। J.S. रॉस ने ठीक लिखा है कि यथार्थवाद केवल बाह्य जगत की सत्ता को ही स्वीकार करता है। अतः यह आत्मगत आदर्शवाद का उल्टा है। चौथा है मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व। यथार्थवाद के अनुसार आध्यात्मिक जगत को ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता। अतः इस वाद के समर्थक आदर्शवादी दर्शन द्वारा प्रतिपादित आदर्शों, मूल्यों, नियमों तथा स्वर्ग एवं नर्क के चक्कर में नहीं पड़ते, अपितु भौतिक जगत की सत्यता पर बल देते हुए प्रत्यक्ष वस्तुओं तथा मानव के व्यवहारिक जीवन को अधिक महत्व देते हैं। इस पर यथार्थवाद के अनुसार मानवीय जीवन का लक्ष्य सुखी जीवन व्यतीत करना है, जो केवल उस समय ही संभव हो सकता है जब भौतिक जगत की अधिकतम वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करके उनका पूरा उपयोग किया जाए। रस्क ने लिखा है, नव यथार्थवाद का उद्देश्य एक ऐसे दर्शन का प्रतिपादन करना है जो कि सामान्य जीवन के सत्यों तथा भौतिक विज्ञान के निष्कर्षों के अनुकूल हो। इसके बाद है आदर्शवाद का विरोध। यथार्थवादी विचारधारा में कल्पना का कोई स्थान नहीं है। यथार्थवाद इस बात का दावा करता है कि आत्मा, परमात्मा तथा परलोक शब्द केवल कल्पना की उपज है। अतः यह विचारधारा आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व संबंधी दर्शन का विरोध करती है। वैज्ञानिक की भांति भौतिक विज्ञान के तत्वों को स्वीकार करती है। 8वां प्रश्न है स्त्री शिक्षा के संबंध में गांधी के विचारों का उल्लेख कीजिए। गांधी जी के अनुसार स्त्री शिक्षा। गांधी जी के समय में स्त्रियों की बड़ी दयनीय दशा थी। उन्हें भोग विलास का ही साधन माना जाता था। उनकी शिक्षा का उचित प्रबंधन नहीं था। गांधी जी ने इस प्रचलन का घोर विरोध करके स्त्री को समाज में सर्वोच्च स्थान दिलाने की पहल की। उन्होंने स्त्री
को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना कहकर उसकी शिक्षा हेतु प्रबंधन करने की सलाह दी। उचित शिक्षा देकर उन्होंने स्त्री जाति को पति की गुड़िया के बजाय समाज नेत्री, वीरांगना, दया, ममता एवं शिवा के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहा। इस कार्य की पूर्ति हेतु उन्होंने स्त्रियों को नैतिक एवं सादगीपूर्ण जीवन बिताने की सलाह दी। वे श्रृंगारिता के पूर्ण खिलाफ थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि श्रृंगारिता नैतिकता को समाप्त कर काम भावना को उत्तेजित करती है। उन्होंने स्त्री शिक्षा के पाठ्यक्रम में घरेलू ज्ञान, बच्चों की सेवा एवं बाल शिक्षा को विशेष महत्व दिया। वे स्त्री जाति को यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, के अनुसार प्रतिष्ठित करने हेतु सदैव तत्पर रहें। शैक्षिक समाजशास्त्र की परिभाषा बताइए। इसके बारे में निम्न विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषा दी है। पायन के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र से हमारा अभिप्राय उस विज्ञान से है जो संस्थाओं, सामाजिक समूहों और सामाजिक प्रक्रियाओं अर्थात उन सामाजिक संबंधों का जिनमें अथवा जिनके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों को प्राप्त और संगठित करता है का वर्णन और व्याख्या करता है। गुड के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन है कि व्यक्ति सामाजिक समूह में किस प्रकार से रहते हैं, इन समूह में रहकर वे किस प्रकार शिक्षा प्राप्त करते हैं और इन समूहों में कुशलता पूर्वक रहने के लिए उनको किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। ब्राउन महोदय के शब्दों में शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र के सिद्धांतों को शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पर लागू करता है। ओटावे के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा इस रूप में की जा सकती है कि शिक्षा और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। परिणामतः शैक्षिक समाजशास्त्र को निम्नलिखित रूपों में परिभाषित करना चाहिए। शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसकी शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या समाजशास्त्रीय तथ्यों के आधार पर की जाती है और उसकी शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाजशास्त्रीय हल प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बाद है समाजीकरण और सांस्कृतिक विकास क्या है। प्रायः लोग समाजीकरण और सांस्कृतिक विकास में भेद नहीं करते और इस भूल का मुख्य कारण यह है कि इन दोनों में मनुष्यों को समाज विशेष की भाषा, रहन सहन, खान पान एवं आचरण की विधियों और रीति रिवाज सीखने होते हैं, परंतु इन दोनों में अंतर है। प्रथम अंतर तो यह है कि समाजीकरण के दायरे में केवल भाषा, रहन सहन, खान पान की विधियाँ, व्यवहार प्रतिमान और रीति रिवाज आदि आते हैं, जबकि सांस्कृतिक विकास में इनके अतिरिक्त कला, कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और मूल्य भी आते हैं। दूसरा बड़ा अंतर यह है कि कोई मनुष्य एक साथ अनेक समाजों का सदस्य हो सकता है, जैसे जाति एवं धर्म के नाम पर जैन समाज का, राजनीति के नाम पर कांग्रेस दल का, अर्थ के नाम पर उच्च वर्ग का, क्लब के नाम पर लॉयंस क्लब और खेल के नाम पर क्रिकेट समिति का आदि। उन सब समाजों में समायोजन करने के लिए उसे इनके सदस्यों के बीच प्रयोग होने वाली भाषाओं को सीखना होता है और नियमों को सीखना होता है। इसके विपरीत सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत उसे केवल अपनी संस्कृति की भाषा और नियमों आदि को ही सीखना होता है। फिर है 11वां प्रश्न, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्यों है। पहला है, दर्शन शिक्षा को आधार प्रदान करता है। दर्शन की सहायता के बिना शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। दूसरा, शिक्षा दर्शन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। शिक्षा के अंतर्गत अपनाए जाने वाले सिद्धांत, विधियाँ, विश्लेषण इत्यादि सभी दर्शन के विषय हैं। तीसरा, प्रत्येक शिक्षक का अपना एक दृष्टिकोण होता है। शिक्षक के दृष्टिकोण का प्रभाव बालकों के दृष्टिकोण पर भी पड़ता है। बालकों के प्रति शिक्षक की भूमिका, कर्तव्यों एवं कार्यों का विवरण तैयार करने में शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। फिर चौथा है, शिक्षा संबंधी समस्याओं को हल करने में शिक्षा दर्शन की सहायता करता है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्रतिपादन करना, शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षा के पाठ्यक्रम का समाज और राष्ट्र की दृष्टि से विकास करना एवं शिक्षण विधियों एवं उसकी उपादेयता एवं प्रक्रिया का ज्ञान प्रदान करना, ये सब शिक्षा दर्शन के कार्य हैं। 5वां है, शिक्षा प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए शिक्षा दर्शन का अध्ययन आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा संस्थाओं का उचित प्रबंधन एवं प्रशासन के स्वरूप को विकसित किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता
का सभी अनुभव करते हैं, क्योंकि शिक्षा दर्शन को शिक्षा का सिद्धांत कहा जाता है। दर्शन शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष माना जाता है तथा यह दर्शन सिद्धांतों की व्याख्या भी करता है। यह सिद्धांत शिक्षा की ही देन होते हैं। शिक्षा में अभ्यास एवं व्यवहार से भी सिद्धांतों का निर्माण होता है। शिक्षा की व्यवस्था में व्यवहारिक पक्ष का प्रेरणा स्रोत शिक्षा दर्शन ही है। यही कारण है कि आधुनिक युग में शिक्षा दर्शन के अध्ययन की विशेष आवश्यकता है। इसके बाद है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य व्यक्तित्व का उच्चतम विकास या आत्मानुभूति। आदर्शवाद में मानव व्यक्तित्व को सर्वोच्च तथा सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय कृति माना गया है। इसलिए जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्तित्व का उच्चतम विकास अथवा स्वानुभूति है। दूसरे शब्दों में व्यक्तियों में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास स्वानुभूति है। आदर्शवादियों के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य यही है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने और उसकी अनुभूति कर सके। रॉस और रस्क के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति है। रॉस का कहना है कि आदर्शवाद से विशेष रूप से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों का उत्कर्ष या आत्मानुभूति अर्थात आत्मा की सर्वोच्च शक्तियों या क्षमताओं को वास्तविक रूप देना। आदर्शवादियों के अनुसार आत्मानुभूति की चरमावस्था में व्यक्ति को सत्यम शिवम तथा सुंदरम की अनुभूति होनी चाहिए। दूसरा है आध्यात्मिक विकास। आदर्शवाद आध्यात्मिक पूर्णता अथवा आत्मानुभूति को ही व्यक्ति का पूर्ण विकास मानता है। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य बालकों का आध्यात्मिक विकास करना है और इसके अनुकूल ही शिक्षा की व्यवस्था करनी है। रस्क महोदय के अनुसार शिक्षा मानव जाति को इस योग्य बनाए कि वह अपनी संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक पूर्णता सहित प्रवेश कर सके तथा आध्यात्मिक जगत की सीमाओं का विस्तार भी कर सके। तीसरा है अमर आदर्शों एवं मूल्यों की प्राप्ति। आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम शिवम एवं सुंदरम मानव जाति के आध्यात्मिक आदर्श हैं एवं जीवन के शाश्वत मूल्य हैं। अतः शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य को इन मूल्यों की प्राप्ति में सहायक हो। इन आदर्शों के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर मस्तिष्क सत्य को जानता है और असत्य से दूर रहता है, सुंदरता का अनुभव करता है और असुंदरता से दूर रहता है, अच्छाई का संकल्प करता है और बुराई से दूर रहता है। रस के अनुसार हम शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास अथवा समृद्धि मान सकते हैं, जिसका विशिष्ट लक्षण सार्वभौम मूल्यों को आत्मसात करना है। सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि है। सांस्कृतिक संपदा की सुरक्षा और विकास में सहयोग देकर ही व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपनी संस्कृति हस्तांतरित कर सकता है। रस के अनुसार शिक्षा को मानव जाति को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह अपनी संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में अधिकाधिक पूर्णता से प्रवेश कर सके और आध्यात्मिक जगत की सीमाओं का विस्तीर्ण बना सके। इसके बाद है बालक का बौद्धिक विकास। प्लेटो का मानना है कि मनुष्य की बुद्धि एवं विवेक उसके सभी आदर्शों तथा आध्यात्मिक चेतनाओं का आधार होता है। कांट ने भी बौद्धिक विकास की प्राथमिकता दी है। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य बालक का बौद्धिक विकास होना चाहिए, तभी वह अपनी बौद्धिक क्षमताओं व विवेकशीलता के द्वारा इन नियमों व सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एडम्स के शब्दों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की बुद्धि एवं विवेक को विकसित करना है। इसके बाद है प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत। यह भौतिक संसार ही सत्य है। ब्रह्मांड की रचना एक प्राकृतिक क्रिया है। मनुष्य संसार की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रकृति अंतिम सत्ता यह वास्तविकता है। ज्ञान और सत्य का आधार इंद्रियों का अनुभव है। इस सृष्टि का निर्माण वस्तु या तत्व से हुआ है। प्रकृति में धर्म व ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। मस्तिष्क की क्रिया फल ही अनुभव है। प्रकृतिवाद के अनुसार समाज व्यक्ति के लाभ के लिए समाज का स्थान व्यक्ति के बाद आता है। मानव की मूल प्रवृत्ति पशुओं के समान होती है। प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय हैं। वास्तविकता की व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा की जा सकती है। संसार का कर्ता या कारण स्वयं प्रकृति है। प्रकृतिवादियों के अनुसार आत्मा पदार्थजन्य चेतन तत्व है।
प्रकृतिवाद का दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिकवादी है। प्रकृतिवादियों के अनुसार मनुष्य दुख ही इसलिए है क्योंकि वह सभ्यता एवं संस्कृति के चक्कर में पड़कर प्रकृति से दूर हो गया है। 17वां, इनके अनुसार राज्य ही केवल व्यवहारिक सत्ता है। फिर 14वां प्रश्न है, यथार्थवादी शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। यथार्थवादियों ने शिक्षण विधियों के संबंध में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है, क्योंकि विभिन्न यथार्थवादियों ने भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया है जिनके द्वारा बालक सहजता से ज्ञानार्जन कर सकें। पहला है आगमन विधि। फ्रांसिस बेकन ने आगमन विधि को प्रारंभ किया है। इस विधि में बालक को पहले वस्तु का अवलोकन कराया जाता है, बाद में शब्द का ज्ञान कराया जाता है। इसमें बालकों को स्वयं निरीक्षण, परीक्षण, निर्णय द्वारा सीखने का अवसर मिलता है। इसने शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग पर बल दिया है। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण। कमेनियस ने बालकों की शिक्षा में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया था और शिक्षण विधियों के संबंध में अनेक नियम प्रतिपादित किए थे जिनका उपयोग आज भी हो रहा है। कमेनियस का कथन है, हम ज्ञानेंद्रियों, बुद्धियों तथा दैवीय प्रकाशन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते थे। तीसरा है भ्रमण विधि। मिल्टन वास्तविक वस्तुओं का ज्ञान कराने का समर्थक था। इसी कारण उसने युवकों की शिक्षा में भ्रमण या सरस्वती यात्राओं को विशेष महत्व दिया। उसका मत था कि इसके द्वारा दृष्टिकोण की संकीर्णता को दूर करके उसको विस्तृत बनाया जा सकता है। चौथा है अभ्यास विधि। जॉन लॉक ने शिक्षण विधियों के लिए क्रिया, अभ्यास, व्यवहारिकता, भ्रमण एवं स्थूल सामग्री के उपयोग पर विशेष बल दिया। पांचवा है सरल से जटिल की ओर। स्पेंसर ने शिक्षण विधियों में सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन किया। छठा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सातवां निश्चित से अनिश्चित की ओर। इसके बाद है अनुभवजन्य ज्ञान से तर्क की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, स्व शिक्षा